हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज़ एलन जेई पर। तो जैसा कि आप सभी को याद है बच्चों, उड़ान सीरीज़ यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। उड़ान सीरीज़ ने अपनी उड़ान यहां पे भर ली है। काफ़ी सारे चैप्टर के पीवाईक्यू आप यहां पे कर चुके हो। इसी सीरीज़ में मैं आपको बच्चों एक नए चैप्टर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर पर बेस्ड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं। जेई मेन का पैटर्न रहा है कि उसके हर पेपर में ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन पे बेस्ड देखने को मिल जाते हैं। इन पीवाईक्यू को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। पिछले कुछ सालों में ग्रेविटेशन चैप्टर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बच्चा पूछे गए हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज कैटेगराइज किया है। उन सभी को हमने यहाँ पे सब टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले वो एनालिसिस अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सो बच्चों, सब टॉपिक वाइज अपन यहाँ पे एनालिसिस देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। तो जो पहला इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है बच्चों, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ट बच्चों यहाँ पे 34% क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक है उसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी। तो बच्चों वेरिएशन ऑफ जी पे बेस्ड यहाँ पे 26% क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट यहाँ पे जो सब टॉपिक है बच्चों उसका नाम है सैटेलाइट मोशन। तो सैटेलाइट मोशन पे बेस्ड बच्चों यहाँ पे 26% क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। बच्चों जो सैटेलाइट मोशन है इसके अंदर बाइनरी स्टार सिस्टम भी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है उसका नाम है केप्लर्स लॉ। तो बच्चों केप्लर लॉ पे बेस्ड यहाँ पे 14% क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो बच्चों पिछले कुछ सालों का जो परसेंटेज वाइज वेटेज रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इन पे बेस्ड ही हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन बच्चों अपन यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ टू प्लैनेट्स ए एंड बी आर इन रेशियो 1:2 if ratio of their radii respectively is 1:3, then the ratio of acceleration due to gravity of planet A to the acceleration of gravity of planet B will be। सो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो दिया हुआ है प्लेनेट ए और प्लेनेट बी के लिए। साथ ही में दोनों प्लेनेट्स के लिए बच्चों हमें यहाँ पे रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा दोनों प्लेनेट्स के लिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करते हैं। सो बच्चों हमें यहाँ पे एस्केप वेलोसिटीज का रेशियो दिया हुआ है। हमें यहाँ पे पता है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है। अर्थ के लिए वी इज इक्वल टू √2gm डिवाइड बाय आर। चलिए बच्चों प्लेनेट ए के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो उसको मैं बेटा लिख सकता हूँ वी ए इज इक्वल टू √2gma डिवाइड बाय आर ए। बात करता हूँ प्लेनेट बी के लिए बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ इसको √2gm ऑफ बी डिवाइड बाय आर बी। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार में दोनों प्लैनेट्स के लिए एस्केप वेलोसिटीज को लिख सकता हूं। चलिए बच्चों इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 का यदि मैं डिवाइड करूं बच्चों तो मुझे मिल जाएगा v ऑफ a डिवाइड बाय v ऑफ b इज इक्वल टू √ बेटा 2g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ पे मिलेगा ma डिवाइड बाय m ऑफ b इंटू rb डिवाइड बाय r ऑफ a। बच्चों सभी रेशियो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, सिर्फ मास का रेशियो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। VA बाई VB का रेशियो बेटा 1:2 आ जाएगा इज इक्वल टू √ मास का रेशियो बेटा एज इट इज रहेगा। जो रेडियस है बच्चों उसका हमें जो रेशियो दिया हुआ है 1:3 दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर R भी लिखा है नीचे RA लिखा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे 3:1। दोनों तरफ का बच्चों स्क्वायर कर देते हैं तो यह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू MA डिवाइड बाय MB इंटू 3/1। सो बच्चों यहाँ से हमारे पास MA डिवाइड बाय MB का जो रेशियो है बच्चों वो आ जाएगा 1/12। इसको इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे बोल देते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई G का जो यहाँ पे रेशियो होगा दोनों प्लैनेट्स के लिए वो कितना होगा। मास तो आपने निकाल लिया सर, लेकिन जो G है बच्चों उसका रेशियो कितना होगा वो अपन अब यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों हमें पता है कि G का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बच्चों, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यदि दोनों प्लेनेट के बच्चों इसको मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं GA डिवाइड बाय GB इज इक्वल टू MA डिवाइड बाय MB इंटू RB डिवाइड बाय RA का होल स्क्वायर। बच्चों मास का रेशियो भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/12 इंटू रेडियस का रेशियो कितना है बेटा 3/1 का स्क्वायर। सो बच्चों आ जाएगा 9:12। ठीक है, इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3:4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, assume that the earth is a solid sphere of uniform density and a tunnel is dug along its diameter throughout the earth. It is found that when a particle is released in the tunnel, it executes a simple harmonic motion. The mass of the particle is 100 gram.
द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अप्रोक्सीमेटली। सो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अर्थ है उसको एक सॉलिड स्फीयर हमें यहाँ पे कंसीडर करना है जिसकी जो डेंसिटी है बच्चों वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इसके डायगोनल, इसके डायमीटर के अलोंग यहाँ पे एक टनल को डग किया गया है और उसके अंदर एक पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज किया गया है। ये जो पार्टिकल है बच्चों यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म करता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड बच्चों यहाँ पे कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पे दे रखी है। ये हमारी अर्थ है और इसके डायमीटर के अलोंग यहाँ पर एक टनल को डग किया गया है जिसके अंदर एक पार्टिकल को बच्चों यहाँ पे रिलीज किया गया है। मान लेते हैं किसी समय ये जो पार्टिकल है वो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फील्ड लिख सकता हूँ, फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों मैं यहाँ पे फील्ड लिख सकता हूँ ई जी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू एक्स वैक्टर। ये मैं फील्ड लिख सकता हूँ बच्चों, ठीक है। इस फील्ड की वजह से पार्टिकल पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को भी बच्चों में यहाँ पे लिख सकता हूँ। फोर्स जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, m इंटू ई जी वैक्टर। फोर्स को बच्चों में यहाँ पे लिख सकता हूँ मास इंटू एसिलरेशन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बच्चों मास इंटू एसिलरेशन वेक्टर। तो बच्चों यहाँ से जो एसिलरेशन है वो ई जी वैक्टर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास जो एसिलरेशन है वो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू एक्स। ये हमारे पास एसिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बच्चों इसको हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एसिलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को यदि मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास जो ओमेगा स्क्वायर है बच्चों वो कितना आ जाएगा, जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब। सो यहाँ से मैं ओमेगा भी निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा, अंडर जी एम डिवाइड बाय आर क्यूब। ये ओमेगा तो बच्चों हमारे पास आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा आर क्यूब डिवाइड बाय जी एम, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़े बहुत चेंजेस अपन यहाँ पे और कर सकते हैं। क्या चेंजेस बच्चों अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट भी कर दी है। चलिए भाई अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, तो टाइम पीरियड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। रेडियस हमें दी हुई है, जी की वैल्यू बच्चों हमें पता होती है, मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसे आप जब रख के यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो बच्चों टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 1 आवर और 24 मिनट्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सभी वैल्यूज आप सिर्फ पुट कर देंगे, जिसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड है बच्चों वो कितना आ जाएगा, 1 आवर 24 मिनट्स यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है बेटा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, द इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज माइनस के बाई आर स्क्वायर, टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट टू बी एट आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर with gravitational potential V is equal to 10 joule per kg. Find the gravitational potential at R is equal to 3 centimeter in SI unit given that K is equal to 6J centimeter per kg. So बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी स्पेस में उसका हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, वो हमें दी हुई है माइनस के बाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे जो रेफरेंस है वो हमें लेना है आर बराबर 2 सेंटीमीटर पे, और जो पोटेंशियल है उसका रेफरेंस हमें लेना है बेटा V इज इक्वल टू 10 जूल पर केजी। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि बेटा R बराबर 3 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को बच्चों अपन यहाँ पे देखते हैं। सो हमें यहाँ पे पता है कि जो फील्ड होती है वो हमारे पास बराबर होती है माइनस डी बाय डी आर के। अब बच्चों हमें यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, कितनी दे रखी है, माइनस के बाई आर स्क्वायर। सो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर डी आर। डी वी को कुछ इस प्रकार में यहाँ पे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं। पोटेंशियल की जो लिमिट है बेटा वो कितनी आ जाएगी, शुरू में 10 है बाद में v हो जाता है मान लेते हैं। रेडियस की जो लिमिट है बच्चों कितनी आ जाएगी, शुरू में 2 है बाद में 3 हो जाती है। सो बच्चों डी वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, और लिमिट भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बच्चों कितना आ जाएगा, v माइनस 10 इज इक्वल टू के एज इट इज रहेगा बच्चों 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन आर। तो बच्चा ये आ जाएगा माइनस का 1 बाय आर, लिमिट आ जाएगी 2 से 3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा के माइनस 1/3। बेटा माइनस 1 आएगा, ठीक है, और वो माइनस इसको क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, ये सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा k/6, और k की वैल्यू बच्चों में कितनी दे रखी है, 6 ही दे रखी है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 6/6 विच इज इक्वल टू 1।
सो v माइनस 10 बेटा 1 के बराबर आ रहा है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 11 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो v की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 11, यानी कि जो पोटेंशियल है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 11 जूल पर केजी यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, a body weight W is projected vertically upward from earth surface to reach a height above the earth which is equal to 9 times the radius of the earth. The weight of the body at that height will be. So बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? इस क्वेश्चन में कहा गया एक बॉडी है जिसका वेट W है, इसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है अर्थ की सरफेस से एट अ हाइट इक्वल टू 9 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों कि इसका जो वेट है उतनी हाइट पर कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करते हैं। सो बच्चों हमें यहाँ पे पता है कभी भी जब हाइट वाला यहाँ पे क्वेश्चन है या डेप्थ वाला क्वेश्चन है, दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पे सेपरेट फॉर्मूला है। यहाँ पे बात हाइट की हो रही तो बेटा हाइट के लिए हम यहाँ पे जी इफेक्टिव का फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो बच्चों में पता है जी इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है, इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एच हमें कितना दिया हुआ बेटा 9r हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो पुट कर देते हैं। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा जी डिवाइड बाय 1 प्लस 9r डिवाइड बाय r का स्क्वायर। बच्चों r से r कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 9 हो गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया है बच्चों जी बाई 100। ठीक है भाई, तो जी इफेक्टिव आ गया जी बाई 100। अब हमें निकालना है कि जो वेट है वो कितना होगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे पता है कि जो वेट होता है वो क्या होता है mg। भाई मास तो कांस्टेंट होता है, तो इनडायरेक्टली जो वेट है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ जी पे डिपेंड करता है ना। तो यदि मेरे को उस प्लेनेट के लिए वेट निकालना है तो बच्चों उस प्लेनेट के लिए जो वेट है उसको मैं डब्ल्यू डैश बोल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, सो यदि उस प्लेनेट के जो वेट है बेटा उसको मैं डब्ल्यू डैश बोलूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू डैश फाइंड आउट कर सकता हूँ कितना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? चलो वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो जी इफेक्टिव हमने निकाला है जी बाई 100, तो डब्ल्यू डैश भी कितना हो जाएगा बेटा डब्ल्यू बाई 100 हो जाएगा। भाई इस जी इफेक्टिव को मैं डब्ल्यू डैश से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये जो जी है इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा सकता है। जी इफेक्टिव और जी का बाय रेशियो बेटा 1/100 आ रहा है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जी इफेक्टिव है और जो जी है इसका रेशियो कितना आ रहा है 1/100 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू डैश डिवाइड बाय डब्ल्यू बेटा इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। सो यहाँ से जो डब्ल्यू डैश है बेटा वो कितना आ जाएगा W/100, यानी कि उसका जो वेट है बच्चों ये डब्ल्यू डैश है हमारे पास, वो कितना आ जाएगा W/100 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया होगा। सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 4 स्फीयर ईच ऑफ मास m form a square of side D as shown in figure. A fifth sphere of mass capital M is situated at the center of the square. The total gravitational potential energy of the system is. So बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि यहाँ पर एक यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर की सभी कॉर्नर पे एक मास को यहाँ पे रखा गया है। जो स्क्वायर की साइड है वो बच्चों हमें यहाँ पे डी दी हुई है। साथ ही में इस स्क्वायर के सेंटर पे यहाँ पर एक और मास पार्टिकल रखा गया है जिसका मास है कैपिटल M। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों ये जो सिस्टम बना इस सिस्टम की टोटल यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। सो बच्चों ये हमें यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, इसके लिए हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पे पता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हमें पता है U इज इक्वल टू -G m1 m2 डिवाइड बाय r। ठीक है बच्चों, m1 m2 क्या आ जाएंगे, दो बॉडीज के मास, और r आ जाएगी उनके बीच की डिस्टेंस। इसको इसके लिए अप्लाई करने वाले हम यहाँ पे। तो यदि बच्चों मैं U ऑफ सिस्टम की यहाँ पे बात करूँ, सिस्टम के लिए यदि मैं U यहाँ पे देखूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा U की वैल्यू। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा ये जो चारों मासेस है बच्चों, चारों मासेस के बीच की सेपरेशन कितनी है D है। तो बेटा किन्हीं एक के लिए लगा लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा देखना 4 इंटू -G m इंटू m डिवाइड बाय बच्चों इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है D है। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा बच्चों D। चलो भाई एक तो हो गया। नेक्स्ट और देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो बच्चे ये कॉर्नर हमने ले लिए, अब यहाँ पे डायगोनल के अलोंग भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, डायगोनल के अलोंग भी हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। सो बच्चों ये साइड D है तो ये साइड भी D होगी, तो ये हम निकाल सकते हैं कितनी हो जाएगी बेटा D√2।
पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी d√2। ठीक है बेटा, तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, यानी कि 2 टाइम्स अपन इसको कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बेटा +2 माइनस जी स्मॉल एम डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा d√2। ये भी आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या आ सकता है हमारे पास। बेटा हमने 2 कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे ले लिए, एक कॉम्बिनेशन बेटा यहाँ पे और बन रहा है, वो क्या होगा बच्चों, ये वाला और ये वाला, इनका भी एक सिस्टम बनेगा, ये वाला और ये आपस में भी बनेंगे, फिर ये इसके साथ भी बनाएगा और ये इसके साथ भी बनाएगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लीकेशन और आने वाला है। तो एक के लिए अपन यहाँ पे लिख लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक के लिए देखेंगे तो बेटा हमें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो बेटा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है d√2 है ना, और हमें सिर्फ ये निकालनी है, तो बेटा इसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी d/√2। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, d/√2 आ जाएगी। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। और बेटा ये भी हमें कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 4 टाइम्स यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 × -g स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय d/√2। चलिए भाई हमने ये कर लिया। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अपन यहाँ पे करते हैं। तो क्या कर सकते हैं बेटा अपन यहाँ पे -g स्मॉल एम डिवाइड बाय d, बेटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। चलो पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगी, 4 स्मॉल एम प्लस, ठीक है बेटा 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक √2 हमारे पास ऊपर बचेगा, तो बच्चे बनेगा √2 × स्मॉल एम प्लस माइनस तो मैं बाहर ले ही चुका हूँ 4। अब यहाँ पे बच्चों ये √2 ऊपर जाएगा है ना, तो क्या बनेगा देखना 4√2 कैपिटल एम। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का gm डिवाइड बाय d ब्रैकेट, इन दोनों में बच्चों में m कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 + √2 × m प्लस 4√2 कैपिटल m। ये हमारे पास क्या आ गई, सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन बेटा आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा है ना बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है 3 आइडेंटिकल पार्टिकल A, B and C of mass 100 kg each are placed in a straight line with AB is equal to BC is equal to 13 meter. The gravitational force on fourth particle P of the same mass is F when placed at a distance 13 meter from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC. The value of F will be approximately. So बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल है A, B, C, तीनों का मास हमें यहाँ पे 100 kg दिया हुआ है, तीनों को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस किया गया है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 13 मीटर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन और अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप डायग्राम देख सकते हैं, इससे मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। 3 आइडेंटिकल पार्टिकल है, इनका मास 100 kg 100 kg 100 kg दिया हुआ है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 13 मीटर दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या करा, एक चौथा पार्टिकल इन्होंने यहाँ पे B से 13 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया है, जिस पार्टिकल को इन्होंने P बोला है। इस P पार्टिकल पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमें क्वेश्चन में F दिया हुआ है, हमें इस F की ही वैल्यू बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है बच्चों उसको हमें यहाँ पे F दिया गया है, तो हम यहाँ पे F नोटेशन की बजाय कुछ और नोटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखते हैं कि इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक तो फोर्स इस वाले पार्टिकल की वजह से लगेगा, एक तो फोर्स इस वाले पार्टिकल की वजह से लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको बच्चों मैं F1 बोल रहा हूँ। एक फोर्स इस वाले पार्टिकल की वजह से लगेगा जिसको मैं बच्चों F1 बोल रहा हूँ। अब दोनों को F1 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पार्टिकल का मास 100 kg है, यहाँ पर भी मास 100 kg है, साथ ही में जो डिस्टेंस आएगी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बच्चों क्या है यहाँ पे बराबर है, तो दोनों फोर्सेस भी क्या आने वाले हैं बच्चों यहाँ पे बराबर आने वाले हैं, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे F1 से रिप्रेजेंट कर लिया है। ये डिस्टेंस कितनी है ये भी हम देख सकते हैं बेटा, ये 13 है, ये 13 है, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, 13√2 हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली इस पार्टिकल पे एक फोर्स ये वाला पार्टिकल भी लगाएगा और इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको हम बोल देते हैं F2। इस फोर्स को हमने क्या बोल दिया बच्चों, यहाँ पे F2 बोल दिया है। चलिए अब मैं इसके ऊपर नेट फोर्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, नेट फोर्स क्या होगा वो देखते हैं। चलो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो F1 और F1 है इनका रिजल्टेंट यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है भाई, दोनों फोर्स यहाँ पे कितने एंगल पे एक्ट करते हैं उसको देख लेते हैं। भाई ये एंगल 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 13 है, यदि मैं tan थीटा लूंगा, यदि इसको थीटा मान के मैं tan थीटा लूंगा तो tan थीटा 1 आएगा,
यानी कि ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। यदि ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 45 होगा। ये भी 45, सिमिलरली ये भी 45, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। यानी कि ये जो F1 और F1 है बच्चों, ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री पे यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है वेक्टर आपने पढ़ रखा है, जब भी यहाँ पे दो फोर्सेस 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं उनका रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों F√2 यहाँ पे होता है। तो इनका रिजल्टेंट मैं यहाँ पे F1√2 लिखने वाला हूँ, प्लस उसके अंदर अपन इस वाले फोर्स को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यदि मैं इस पार्टिकल पे F नेट लिखूं तो किसके बराबर हो जाएगा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज F1√2 प्लस ये वाला फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों F2। ठीक है भाई, F नेट क्वेश्चन में मुझे F दिया हुआ है, हमने रख दिया भाई F भी। चलो F1 देखते हैं कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा G इंटू 100 डिवाइड बाय F1 में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 13√2। तो बच्चों ये आ जाएगा 13, सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 13√2। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा 13√2 का स्क्वायर। और बेटा ये √2 भी मल्टीप्लाई हमने करना पड़ेगा, प्लस F2 की बात करते हैं। F2 कहाँ लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो G और मासेस कितने हैं बेटा 100 इंटू 100। अब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो कितना है 13 मीटर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर। सो बच्चों इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, G इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 13 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, √2 का स्क्वायर है, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बच जाएगा 1/√2 प्लस ऑफ 1। ठीक है बच्चों, तो सभी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल गई है, इन सभी को आप यहाँ पे पुट करके सोल्व कर सकते हो। 100 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, √2 आपको पता है 1.414। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो आपके पास यहाँ से जो f की वैल्यू है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली 100 g के बराबर आ जाएगी। अब बच्चों मैंने g क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि जो ऑप्शन है उनके अंदर आंसर g के टर्म में दिया हुआ है, तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 100 g यहाँ पे आ जाएगा। सो हमारा यदि ऑप्शन नंबर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। सो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें यहाँ पे दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस 5/4 r from the center of the earth where radius of the earth r is equal to 6400 kilometer, the percentage decrease in the weight of the object will be। सो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर यहाँ पे ले जाया गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वहां से हाइट हमें दे रखी है 5/4 r। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों कि इस प्रोसेस में कितना यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं एट अ हाइट वाला। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि जी इफेक्टिव क्या होता है, इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई यहाँ पे हम जो हाइट लेते हैं ना बच्चों वो सरफेस से लेते हैं। ध्यान रखना, आप जब भी इस क्वेश्चन को कभी करो तो यहाँ पे जो हाइट लोगे वो कहाँ से लोगे, सरफेस से लोगे। लेकिन यहाँ पे जो हाइट दी हुई है कहाँ से दे रखी है, सेंटर से दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि सरफेस से कितनी हाइट होगी। ठीक है बच्चों, तो यदि मेरे को हाइट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/4 r में से अर्थ की रेडियस को घटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, r/4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। चलो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो कितना बनेगा, g डिवाइड बाय 1 प्लस h की जगह पे हमें पुट करना है बच्चों r/4 डिवाइड बाय r। बच्चों r से r कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1/4 कितना बनेगा बच्चों 5/4। ठीक है, और बच्चों स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो देखो कितना बन जाएगा g डिवाइड बाय 5/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 16g डिवाइड बाय 25। ये हमारे पास क्या आ गई, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ पे पता है बच्चों की जो वेट है उसको मैं लिखता हूँ mg, मास होता है कांस्टेंट, तो हम वेट को डायरेक्टली जी से रिलेट कर सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे देख लूँ कि परसेंटेज चेंज, परसेंटेज डिक्रीज जी में कितना हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ वेट में भी परसेंटेज डिक्रीज उतना ही होगा। तो बेटा जी में देख लेते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पे कितना हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो तो परसेंटेज डिक्रीज में यहाँ देख लेता हूँ, परसेंटेज डिक्रीज। चलो कैसे निकालेंगे परसेंटेज डिक्रीज, भाई शुरू में कितना था, बाद में कितना हो गया, डिवाइड बाय शुरू में कितना था इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास परसेंटेज चेंज का। चलो भाई, तो जी एज इट इज रख लिया। जी इफेक्टिव कितना है बेटा 16/25 इंटू जी डिवाइड बाय जी इंटू 100। बेटा जी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया,
1 माइनस 16/25। बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/25। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/25 इंटू 100। तो 25 से 100 4 टाइम्स 9 4 जा 36, यानी कि जो परसेंटेज डिक्रीज आएगा जी में वो कितना आएगा 36% आएगा। यानी कि वेट में भी जो परसेंटेज डिक्रीज होगा बच्चों वो कितना होगा 36% ही यहाँ पर होगा। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी लैम्डा ve in vertically upward direction from the surface of the earth into the space। ठीक है, it is given that ve is escape velocity and lambda less than 1। if air resistance is considered to be negligible then the maximum height from the center of the earth to which the body can go will be। so बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बॉडी को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है विद द वेलोसिटी लैम्डा ve, जहाँ पे ve क्या है एस्केप वेलोसिटी है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे इतनी वेलोसिटी के साथ तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों किस प्रकार अपन इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। चलो भाई, इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन। हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन से बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इस प्रकार लिख सकता हूं बच्चों में। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चों लैम्डा वी ई, इतनी वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया गया है तो वी की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा वी ई का होल स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाती है बेटा माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर। ये हमारे पास क्या हो जाती है भाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल बच्चों कितनी होगी, जब मैक्सिमम हाइट की बात होती है तो वहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी इसकी जीरो हो जाएगी। तो इसको तो जीरो पुट कर देते हैं माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर के साथ हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे एच भी जोड़ देंगे। मान लेते हैं कि वो एच हाइट तक जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस एच। चलो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एम सभी में से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा स्क्वायर बाय 2। अब हमें पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों √2gm बाई आर। तो बच्चों उसका स्क्वायर हो रहा है तो रूट यहाँ पे हट जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2gm डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू ये gm बाई जो आर था बच्चों इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं कॉमन भी ले रहा हूँ है ना, gm बाय आर को उधर ले गया और gm मैंने कॉमन भी ले लिया तो देखो क्या बनेगा अपने पास 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। ठीक है भाई, देखो gm से gm गया 2 से 2 गया, क्या बना हमारे पास लैम्डा स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, इधर सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, इधर देखो एलसीएम आ जाएगा आर प्लस एच, ऊपर आ जाएगा बच्चों आर प्लस एच माइनस ऑफ आर, ये आर से ये आर भी गया साथ ही में इस आर से ये आर भी गया। चलो अब बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा, क्या कर सकते हैं हम आर प्लस एच को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो देखो कितना बनेगा लैम्डा स्क्वायर आर प्लस लैम्डा स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच। हमें एच ही निकालना है तो क्या कर सकता हूँ बच्चों में लैम्डा स्क्वायर को उधर ले जा सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ देखना एच लैम्डा स्क्वायर को उधर ले गया तो बच्चों 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आर। तो बच्चों यदि मुझे यहाँ से हाइट निकालनी है तो हाइट कितनी आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर आर डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सभी को मजा आ रहा है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r gravitationally attract a particle at 3r from its center with a force F1. Now a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown in the figure and the force becomes F2. The value of F1 ratio F2 is। so बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर में कहा गया है एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r दी हुई है, एक यहाँ पे पार्टिकल को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करता है जो कि पार्टिकल इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है 3r डिस्टेंस में यहाँ पे रखा गया है। तो सरफेस से उस पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों 2r हो जाएगी
और इनिशियली यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में F1 दी हुई है। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने करा कि भाई ये जो स्फेयर है इसके अंदर इन्होंने एक यहाँ पे कैविटी बना ली जिसकी रेडियस कितनी है r/2 है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फोर्स है वो बच्चों यहाँ पे बन गया F2। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि F1 और F2 का रेशियो यहाँ पे कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। सो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये स्फेयर है, इसकी रेडियस r है, इसके अंदर कैविटी यहाँ पे बनाई गई है जिसकी रेडियस r/2 है। यदि मैं बच्चों बात करता हूँ इनिशियल सिचुएशन की, तो इनिशियल सिचुएशन में बच्चों मैं यहाँ पे E लिख सकता हूँ। E1 कितना हो जाएगा बच्चों, gm डिवाइड बाय इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो देखने के लिए मैं देख सकता हूँ इस पार्टिकल पे फील्ड कितनी लग रही होगी, ठीक है ना। तो फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 2r है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों हमारे पास 3r हो गई। तो बच्चों ये आ जाएगा 3r का स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारे पास हो गया gm डिवाइड बाय 9r स्क्वायर। नाउ मैं फोर्स भी देख सकता हूँ कि इस पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा होगा इस फील्ड की वजह से। सो उस फोर्स को बच्चों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ F1। तो F1 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 9r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई F1 की वैल्यू। इसको बोल देता हूँ बच्चों में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने यहाँ पे एक कैविटी बना ली जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज आएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कैविटी बनी है बच्चों इसका मास कितना होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। स्फीयर का मास कैपिटल M हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हम कैविटी की बात करते हैं कि कैविटी का मास कितना होगा। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ कैविटी का मास m डैश है। स्फीयर का जो मास है बच्चों उसको मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। मास ऑफ जो कैविटी है बच्चों उसको मैं m डैश बोल रहा हूँ, तो m डैश कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 के फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इन दोनों इक्वेशन से क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चों m डैश है वो हमारे पास m/8 के क्या है, बराबर है। हमें यहाँ पे कैविटी का मास पता लग गया है। चलो भाई अब देखते हैं कि सिचुएशन अब क्या हो गई है। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि भाई ये कैविटी है, इसकी रेडियस है r/2, यहाँ से 2r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है ना। ये सिचुएशन अब हमारे पास हो गई है। तो ये जब सिचुएशन हमारे पास हो गई है तो इस केस में मैं इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड देख सकता हूँ, इस कैविटी की वजह से इस पार्टिकल पे फील्ड और फोर्स दोनों में देख सकता हूँ। तो बच्चों पहले फील्ड लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी। इस फील्ड को बच्चों मैं यहाँ पे E2 बोल रहा हूँ, तो देखो कितनी हो जाएगी, G इंटू कैविटी का मास m डैश है, m डैश को मैं लिख सकता हूँ m/8, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ m/8 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों वो देखने वाली बात है। यह है r/2, यह है 2r, 2r प्लस r/2 कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास 5r/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5r/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा gm डिवाइड बाय 8, ये बनेगा बच्चों 25r स्क्वायर और 4 चल जाएगा ऊपर। तो E2 मेरे पास कितना आ गया, E2 हमारे पास आ गया है gm डिवाइड बाय 4 से जो 8 है बच्चों वो 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 25 हो जाएगा हमारे पास 50। सो ये आ जाएगा gm डिवाइड बाय 50r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई E2 की वैल्यू। इसकी वजह से पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, तो उस फोर्स को बच्चों मैं फिलहाल बोल देता हूँ F डैश, उस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F डैश। तो वो कितना हो जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 50r स्क्वायर। इसको मैंने F डैश यहाँ पे बोल दिया है। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे कैविटी बनी, कैविटी की वजह से इस पे एक फोर्स लगा, तो हमारा जो फोर्स है उसकी वैल्यू में क्या आ गया, चेंज आ गया। पहले हमारा फोर्स F1 लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कैविटी बनाई उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड में चेंज आया और उसकी वजह से फोर्स में भी चेंज आया। तो जो अब हमारे पास अब नया फोर्स बनेगा ड्यू टू दिस सिस्टम वो कितना होगा इस पार्टिकल पे, वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों उसको मैं F2 बोल सकता हूँ, जो कि क्या होगा, इनिशियली जो फोर्स लग रहा था वो माइनस कैविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो, ठीक है। क्योंकि कैविटी का मास हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव मास हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे जो F2 है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं F1 माइनस F डैश। बेटा F1 हमारे पास है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 9r स्क्वायर। F डैश हमारे पास आ गया है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय 50r स्क्वायर। चलो भाई क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/9 माइनस 1/50, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 450, और फिर ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 50 माइनस 9 दैट इज 41। तो ये हमारे पास कितना बन गया 41/9
41/450। ठीक है बच्चों, ये कितना बन जाएगा 41 डिवाइड बाय 450 इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों F2 की। हमें यहाँ पे F1 और F2 का ही रेशियो फाइंड आउट करना था, तो वो हम कर सकते हैं नाउ कि ये जो F1/F2 है बच्चों वो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 450 डिवाइड बाय 41। ठीक है बच्चों, जी एम एम आर स्क्वायर तो दोनों इक्वेशंस में से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो रेशियो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे F1 बाई जो F2 है इसका रेशियो आ गया 50/41। ठीक है, यानी कि दोनों फोर्सेस का रेशियो कितना हो जाएगा 50/41 हो जाएगा। सो हम देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे थर्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, टू स्टार्स ऑफ मासेस m and 2m एट अ डिस्टेंस d रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास इन फ्री स्पेस, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज। सो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा गया है, दो स्टार्स है जिनका मास m और 2m हमें दिया गया है, दोनों को d डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा गया है, दोनों यहाँ पे कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा यहाँ पे क्या करते हैं रोटेट करते हैं। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो बच्चों देखो क्या सिचुएशन हमें दे रखी है। मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 2m है। दोनों को बच्चों d डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब दोनों इनके जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट रोटेट करते हैं। तो पहले सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ होगी। तो मान लेता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास है बेटा वो m वाले पार्टिकल से x डिस्टेंस पर है। मैंने मान लिया कि जो COM है यहाँ पर है और जिसकी डिस्टेंस m से कितनी है बच्चों x है। तो पहले इसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे d,0 क्योंकि डिस्टेंस d है। तो मैं XUM यहाँ पे लिख सकता हूँ। XUM कितना हो जाएगा बच्चों, देखना ये तो ओरिजिन पे ही आ गया, तो बच्चों इसके लिए तो m इंटू 0, इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2m इंटू डी डिवाइड बाय m प्लस 2m। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो XUM है बच्चों वो कितना आ गया मेरे पास, देखो भाई m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2d/3। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है इस वाले पार्टिकल से वो कितनी डिस्टेंस पर है 2d/3 पर है। तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है भाई, इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ही सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट करेंगे, तो अपन किसी एक को भी लेकर के इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो m वाला है वो क्या कर रहा है सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए जो रेडियस होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी और x अपन ने निकाल लिया कितनी है 2d/3 हो जाएगी। तो ये रेडियस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो बेटा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो इस वाले पार्टिकल पे जितना यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Fg होगा वो यहाँ पे Fc के क्या होगा, बराबर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों यहाँ पे कितना होगा, g स्मॉल m इंटू 2m, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बच्चों d² इज इक्वल टू होगा बच्चों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, m ओमेगा² r, ओमेगा के टर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ m ओमेगा² r। अब रेडियस क्या होगी वो देखने वाली बात है। तो m वाले पार्टिकल के लिए बच्चों जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, x आएगी, और x हमने निकाल लिया कितना है 2d/3। तो बच्चों ये बन जाएगा 2d/3 है ना। m ओमेगा² हमने यहाँ पे कर दिया है। देखते हैं क्या हो रहा है, m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी गया बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा² है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3gm डिवाइड बाय d³। ये हमारे पास आ गई ओमेगा² की वैल्यू। यहाँ से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा √3gm डिवाइड बाय d³। ये आ गई बच्चों वैल्यू ओमेगा की। लेकिन मुझे निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो भाई t तो हमें पता है कि 2π/ω होता है, ये सभी को पता है। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों 2π, और जो ओमेगा की वैल्यू है बच्चों वो यहाँ पे हो जाएगी रिवर्स। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास d³ डिवाइड बाय 3gm। सो ऑप्शन देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों हमारा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड द स्फीयर एज शोन इन द डायग्राम वेयर
द प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इफ √2r is the distance between the center of ring of mass m and a sphere of mass capital M where both have equal radius r. So बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा बिटवीन द रिंग एंड द स्फेयर. ठीक है भाई, जो रिंग है उसका मास m दिया हुआ है, जो स्फेयर का मास है वो कैपिटल M दिया हुआ है. साथ ही में बच्चों दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो √8r दी हुई है. दोनों की रेडियस बच्चों यहाँ पे सेम है. हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे. तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, इस रिंग की वजह से यहाँ पर हम फील्ड देख लेंगे. इस रिंग की वजह से इसके सेंटर पे हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, फील्ड देख लेंगे. उस फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों वही हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा. इस कैपिटल एम मास को हम पॉइंट मास यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है भाई, तो चलिए कैसे शुरू करेंगे इसको. सबसे पहले हम यहाँ पे फील्ड देखने वाले हैं कि फील्ड कितनी होगी. इस रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी होगी वो हम देखते हैं. तो रिंग की वजह से हमें पता है कि फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. हमें पता है यहाँ पे बच्चों फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू, यदि फील्ड को मैं E बोलूँ तो ये होता है हमारे पास G कैपिटल M इंटू एक्स. ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, G कैपिटल M इंटू एक्स डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ये हमारे पास क्या आ जाता है, फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है. एक्स की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, √8r दी हुई है. इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है फील्ड की, तो इसकी फील्ड कैसी होती है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है. तो फील्ड कुछ इस तरफ यहाँ पे होगी. चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कितना आएगा. तो ये हो गया जी, भाई यहाँ पे रिंग का जो मास है वो स्मॉल m दिया हुआ है. तो GM एक्स कितना हो गया बच्चों हमारे पास, √8r डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस √8r का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. तो ऊपर बन जाएगा G स्मॉल m इंटू √8r डिवाइड बाय, बच्चों √8r का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 8r स्क्वायर हो जाएगा. तो r स्क्वायर और 8r स्क्वायर ये बन जाएंगे बच्चों 9r स्क्वायर. ठीक है भाई, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 9r स्क्वायर की पावर 3/2. चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, तो G स्मॉल m इंटू √8r डिवाइड बाय, बच्चों r स्क्वायर तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर कितना आएगा, r का क्यूब. तो एक r का क्यूब आ गया बाहर. अब साथ ही में और क्या बाहर आएगा देखना, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3 का क्यूब. तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों हमारे पास, 27 होता है. तो देखो एक r से एक r भी कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई है, √8/27 G स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर. ये तो फील्ड आ गई इस रिंग की वजह से यहाँ पे, लेकिन हमें तो निकालना था फोर्स. फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे स्फीयर के मास से इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, सिर्फ हमें कैपिटल M से मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा √8/27 G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर. ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है देखते हैं. देखिए, कंसिडर टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 इज इक्वल टू 1 मीटर, r2 is equal to 2 meter and masses m1 and m2 respectively. The gravitational field due to sphere 1 and 2 are shown. The value of m1 by m2 is. So बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है. इस ग्राफ के अंदर हमें बोला गया है कि दो सॉलिड स्फीयर है जिनकी जो रेडियस है वो r1 एंड r2 है और उनके मासेस m1 एंड m2 है. ये हमें दिया हुआ है. हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है जिसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि दोनों के मासेस का रेशियो कितना होगा. तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे. हमें यहाँ पे पता है कि सॉलिड स्फीयर के लिए फील्ड और डिस्टेंस में एक हमारे पास ग्राफ वाला रिलेशन होता है. देखते हैं क्या होता है. तो फॉर सॉलिड स्फीयर हमें पता है यदि मैं यहाँ पे फील्ड और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहाँ से लेंगे बच्चों, सेंटर से लेंगे. इन दोनों के बीच में यदि जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कैसा आता है, शुरू में ग्राफ आता है लीनियरली. ठीक है, फिर इसकी वैल्यू आती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है फील्ड. और उसके बाद जैसे ही हम सरफेस के बाहर जाते हैं, सरफेस पे होता है मैक्सिमम, जैसे सरफेस से बाहर जाते हैं ये बच्चों कुछ इस प्रकार डिक्रीज होने लग जाता है. तो कुछ सिमिलर पैटर्न का आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इसी का अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं. चलो बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाले हैं कि भाई दोनों के लिए फील्ड कितनी होगी. पहले मैं E1 लिख रहा हूँ पहले स्फीयर के लिए. तो E1 कितनी हो जाएगी बच्चों, G
m1 डिवाइड बाय r1 स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे स्फेयर के लिए E2 कितनी हो जाएगी बच्चों, gm2 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। चलो भाई दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, m1 बाई m2 इंटू r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। हमें मासेस का रेशियो निकालना है। E1 और E2 का हमें पता है, R2 और R1 हमें पता है। E1 की बात करते हैं। E1 किसके लिए होगी बच्चों, R1 वाली के लिए होगी। R1 हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो 1 मीटर के लिए जो फील्ड आ रही है बच्चों कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ग्राफ से आप देख सकते हो। तो बेटा ये हो गया 2 डिवाइड बाय E2 किसके लिए आएगा बच्चों, R2 के लिए आएगा। R2 कितनी है बच्चों, हमारे पास 2 मीटर है। तो 2 मीटर के लिए जो फील्ड आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी आ रही है बच्चों, 3 आ रही है। तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू m1 बाई m2। m2 बच्चों जो रेडियस है उनका हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, 1 और 2 दे रखी है। तो बेटा 2:1 हो जाएगा ये, 2 डिवाइड बाय 1। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर भी है, देखना क्या होगा। तो इस 2 से ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चों m1 और m2 का रेशियो चाहिए, तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो यहाँ से हमारे पास m1 बाई m2 का रेशियो कितना आ गया बच्चों, 1/6 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका यहाँ पे 4th है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लेनेट ऑफ रेडियस r वेरीज विद डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर एज रो r इज इक्वल टू रो नोट ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम 8। सो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि जो मास डेंसिटी एक प्लेनेट की वो डिस्टेंस r के साथ कुछ इस प्रकार यहाँ पे वेरी करती है। रिलेशन हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। सो बच्चों क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर अपन, हमें यहाँ पे मास डेंसिटी दी हुई है, ठीक है भाई। यदि मैं यहाँ पे मास लिखना चाहूँ, ठीक है भाई, यदि मैं यहाँ पे dm मास लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो इंटू आर इंटू डी वी। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ। तो बच्चों इसको मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ। तो बच्चों dm का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, m यानी कि टोटल मास। तो बच्चों इसको मैं लिख देता हूँ m इज इक्वल टू, चलिए भाई रो आर हमें कितना दिया हुआ है, रो आर की वैल्यू है रो नोट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू डी वी कितना हो जाएगा बच्चों, तो डी वी हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। डी वी को हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये डी वी को लिख सकते हैं। अब बच्चों 4 पाई रो नोट तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन में कर दूंगा 0 से लेके r तक। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 4 पाई रो नोट तो बच्चों मैंने बाहर ले लिया। अब जो बचा हुआ है बच्चों उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या इंटीग्रेशन होगा वो भी देखते हैं हम यहाँ पे। भाई ये आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। तो आर स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, r³/3। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, r³/3 माइनस, यहाँ पे पहले आर स्क्वायर था, एक आर स्क्वायर और आएगा तो बनेगा r⁴। r⁴ का इंटीग्रेशन कितना होता है, r⁵/5। तो इसको लिख सकता हूँ मैं r⁵/5 और बेटा आर स्क्वायर पहले से है, ये मैंने रख दिया है। अब लिमिट पुट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो भी r में ही हमें यहाँ पे दी हुई है। ये हमारे पास आ गया बच्चों m, मास की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लग गई है। लेकिन हमें बात करनी है फील्ड की, कि फील्ड यहाँ पे कितनी होगी वो हमें देखनी है। तो बच्चों इस मास के लिए मैं यहाँ पे फील्ड लिख सकता हूँ। फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, यदि मैं उसको E बोलूँ तो कितनी हो जाएगी, gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो बच्चों देखना यहाँ से कितना आ जाएगा, gm इंटू 4 पाई रो नोट। तो बच्चों हमें यहाँ पे सिर्फ m की वैल्यू पुट करनी है ना, हमें यहाँ पे m की वैल्यू पुट करनी है, तो m लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ g हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा देखना, g बाय आर स्क्वायर, और m की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी बच्चों देखना, 4 पाई रो नोट इंटू r³/3 माइनस r⁵ डिवाइड बाय 5 आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखना क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे आर स्क्वायर को अंदर ले जा सकते हैं, क्या बनेगा देखना हमारे पास 4 पाई जी रो नोट, ठीक है बच्चों। ये आर स्क्वायर को अंदर लेके जा रहा हूँ तो बनेगा r/3 माइनस आर स्क्वायर से पावर 5 कैंसिल आउट हो गया और r³ हमारे पास बचेगा।
तो ये बनेगा r³ डिवाइड बाय 5r²। ये आ गई बच्चों हमारे पास फील्ड की वैल्यू। हमें क्या करना है, इस फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम के लिए आपको पता है हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे देखते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बच्चों डी बाय डी आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हम देख रहे हैं कि कितना होगा। तो बच्चों देखना, इसका डिफरेंशिएशन निकाल के हम उसकी वैल्यू को जीरो के भी इक्वल यहाँ पे पुट करेंगे। तो डी बाय डी आर को मैं जीरो के इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो बच्चों देखना क्या होगा, जब जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो ये सभी जो वैल्यू है ये तो बेटा जीरो में चली जाएगी। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना हो जाएगा देखना, 1/3 माइनस आर का 1 हो जाएगा, r³ का कितना होगा बच्चों 3r² डिवाइड बाय 5 कैपिटल R² इज इक्वल टू 0। चलो तो यहां से मैं देख सकता हूं कि 1/3 बराबर आ जाएगा बच्चों 3r² डिवाइड बाय 5r² के। सो यहां से मैं देख सकता हूं कि r² किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, r² बराबर आ जाएगा 5/9। ठीक है ना बच्चों, 5r²/9 के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास r कितना आ गया, √5/9 इंटू कैपिटल R। ये मेरे पास आ गई r की वैल्यू। अब हमें ये भी चेक करना है कि बेटा इस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए कि इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आना चाहिए। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन ये आया था, यदि मैं यहाँ पे d2e बाय dr² चेक करूँ बच्चों तो क्या होगा, देखो इसका तो 0 हो गया, -3 एज इट इज, r² का हो जाएगा बच्चों 2r डिवाइड बाय 5r²। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यानी कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे मैक्सिमा हो रहा होगा, यानी कि ये जो फील्ड है वो इतनी डिस्टेंस पे क्या होगी, मैक्सिमम यहाँ पे होगी। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन में अंदर हमें बोला गया है, क्या बोला गया है, अ टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट in the gravitational field produced by a mass density rho r is equal to k by r square. Identify the correct relation between the radius r of the particle and orbit and its period. क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, हमें बोला गया एक टेस्ट पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है बाय मास डेंसिटी। एक मास डेंसिटी की हेल्प से वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। मास डेंसिटी हमें यहाँ पे दे रखी है k बाय आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन कितना होगा रेडियस r और टाइम पीरियड के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। देखो हमें यहाँ पे मास डेंसिटी दी हुई है तो इसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। हम यहाँ पे dm मास लिख सकते हैं जो कि कितना होगा, रो इंटू आर dv के बराबर होगा। dm मास हम इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो बच्चों तो dm मास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ तो dm का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा m, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं लिमिट हमारे पास कितनी आएगी, लिमिट लगा देते हैं बच्चों 0 से r। चलो रो r हमें कितना दिया हुआ है, k बाय आर स्क्वायर। हमें पता है कि जो dv है उसको लिख सकते हैं मैं 4 पाई r स्क्वायर dr। dv को इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, लिमिट लगा देते हैं 0 से r। चलो m एज इट इज देखना 4 पाई k, ये हमारे पास एज इट इज बाहर आ जाएगा। dr जो है बच्चों उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा r। तो ये हमारे पास आ गई बच्चों मास की वैल्यू। अब मास हमारे पास आ गया तो मैं इसके लिए वेलोसिटी यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसके लिए मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो v कितनी हो जाएगी बच्चों, √gm डिवाइड बाय r। मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, g मास कितना है बच्चों 4 पाई k इंटू r डिवाइड बाय r, r से r कैंसिल आउट, ये आ गया √ हमारे पास 4 पाई k इंटू जी। ये आ गई बच्चों v की वैल्यू। हमें निकालना है टाइम पीरियड में और रेडियस में कितना रिलेशन है। तो टाइम पीरियड की बात करूं मैं बच्चों तो मैं t को लिख सकता हूं 2 पाई r डिवाइड बाय v। यदि यहां से मैं लिखूं t बाई r तो ये बराबर आ जाएगा बच्चों 2 पाई बाय v के। अब आप देख सकते हैं कि 2 पाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, साथ ही में v की यदि बात करूं तो v कितना है 4 पाई kg। ये पूरी टर्म भी क्या आ रही है बच्चों, कॉन्स्टेंट आ रही है, यानी कि इनका रेशियो भी क्या होगा बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा। यानी कि जो t बाई आर है बच्चों ये क्या होगा यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, द मास एंड द डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट आर 3 times
the respective values for the earth, the period of oscillation of a simple pendulum on earth is 2 seconds. The period of oscillation of the same pendulum on the planet would be। तो क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, एक हमें यहाँ पे बोला गया प्लेनेट है जिसका मास और डायमीटर अर्थ के मास और डायमीटर से कितना है, 3 टाइम्स है, ये हमें बोला गया है। यदि अर्थ पे टाइम पीरियड जो है यहाँ पे अर्थ पे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है यदि 2 सेकंड हो तो उस प्लेनेट पे टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार सोल्व करेंगे। सो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे वैल्यू हम देख सकते हैं कि जी में रिलेशन क्या आएगा, दोनों प्लेनेट्स के लिए जी की वैल्यू कितनी होगी वो देख सकते हैं। अर्थ के लिए मुझे पता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यदि मैं जी ऑफ प्लेनेट की बात करूं तो जी मास कितना है बच्चों, 3 टाइम्स है, साथ ही में यदि डायमीटर 3 टाइम्स है तो रेडियस भी 3 टाइम्स होगी। सो ये हो जाएगा 3r का स्क्वायर। सो बच्चों कितना बन गया हमारे पास, देखो 3 के स्क्वायर से एक 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी एम डिवाइड बाय 3r स्क्वायर। अब यदि मैं यहाँ से जी बाय जी पी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, देखना जी बाय जी पी ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 डिवाइड बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3 के बराबर आ गया। अब हमें देखना है कि बच्चों टाइम पीरियड कितना होगा। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, टी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ जी के, है ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अपन लिखते हैं तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी आता है। तो एक तरीके से जो भी रिलेशन आता है उसके अंदर टाइम पीरियड अंडर रूट जी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसको बच्चों मैं टी ही बोल रहा हूँ, प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है उसको बच्चों मैं यहाँ पे टी पी बोल रहा हूँ। तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी पी डिवाइड बाय जी के, रिवर्स होगा रेशियो। तो बच्चों देखते हैं हमें कितना दिया हुआ है। तो देखो जी पी बाय जी का रेशियो में यहाँ पे पुट करना है, लेकिन हमारे पास रेशियो कितना है, रेशियो हमारे पास है जी बाय जी पी का, तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/3। सो यहाँ से मैं यदि टी ऑफ पी निकालूं तो कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स इंटू टी। और अर्थ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड उस प्लेनेट के लिए कितना आ जाएगा बच्चों, 2√3 सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया, क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, देखना। A satellite is revolving in a circular orbit at a height h from the earth surface, radius of earth r, h very less than r. The minimum increase in its orbital velocity required so that the satellite could escape from the earth gravitational field is close to। क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में एट हाइट h फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, ठीक है। हमें बोला गया है कि इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है बच्चों उसमें कितना मिनिमम इंक्रीज हम यहाँ पे करें, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको कितना हम मिनिमम यहाँ पे इंक्रीज करें ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, ठीक है। तो हमें कितना इंक्रीज करना होगा, यदि हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके एस्केप वेलोसिटी तक लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगी, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि वो जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सैटेलाइट, उसके लिए हम यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख सकते हैं जो कि कितनी होगी, v इज इक्वल टू √gm/r। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई में कर सकता हूँ, किस प्रकार, √gm/r, इसको ऊपर नीचे बच्चों मैंने r से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखना ये तो क्या बन गया, gm/r², और हमें पता है gm/r² किसके बराबर होता है, स्मॉल g के बराबर होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बच्चे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, g इंटू आर। सिमिलरली यदि मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करूं बच्चों तो वो कितनी होती है, 2gm डिवाइड बाय आर। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2gm/r, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई नीचे भी r से मल्टीप्लाई, तो gm/r² वापस स्मॉल g बन जाएगा। तो इसको बच्चों में लिख सकता हूँ √2gr। तो भाई हमें v पता लग गया, v पता लग गया। हमें क्या करना है कि इस v को कितना और इंक्रीज करूं, इस v की वैल्यू को कितना और मैं यहाँ पे बढ़ाऊं ताकि वो √2gr के बराबर हो जाए, यानी कि एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो यानी कि यदि दोनों का डिफरेंस ले लूं तो मुझे पता लग जाएगी कितनी मिनिमम वैल्यू मैं इसको और दूं ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से यहाँ से बाहर निकल जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का डिफरेंस ले सकता हूँ। सो आई कैन डू ve माइनस v। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, √2gr माइनस ऑफ √gr, ठीक है बच्चों। तो √gr में क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ।
तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, √2 माइनस ऑफ 1। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो क्लियरली ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, देखना बोला गया है फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m दिया हुआ है, रेडियस r दी हुई है, अ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड, एक स्फेरिकल पोर्शन जिसकी रेडियस r/2 है उसको यहाँ पे रिमूव कर लिया गया है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू 0 एट r इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, r इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे हमें पोटेंशियल 0 मानना है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द केविटी दस फॉर्म्ड इज, जो केविटी है उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो बच्चों किस प्रकार इसको करेंगे देखते हैं। सो इस सिचुएशन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या है सिचुएशन है, ये हमें जो स्फीयर दिया हुआ है इसका मास कैपिटल M है और इसकी रेडियस बच्चों r है। यहाँ से एक केविटी को कट कर लिया गया जिस केविटी की रेडियस बच्चों r/2 है, यानी कि ये भी r/2 है और ये भी r/2 है। हमें इस केविटी के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे जब ये कंप्लीटली स्फीयर था, जब ये कंप्लीटली होल स्फीयर था उस टाइम पर इसके सेंटर पे है ना, इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना था। यदि भाई हमें केविटी के सेंटर पे निकालना है तो केविटी का सेंटर कहाँ होगा, इस स्फीयर के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि इस स्फीयर के लिए सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल शुरू में कितना था वो लिखते हैं। तो उसको बच्चों यदि मैं बोलूं v, तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। दैट इज फॉर्मूला क्या हमारे पास बच्चों, माइनस ऑफ gm डिवाइड बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस ऑफ r²। ये हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखो किस प्रकार अपन इसको यहाँ पे यूज करेंगे, क्या बोला गया है हमें यहाँ पे, सेंटर से r/2 की डिस्टेंस पे निकालना है। तो सेंटर से r/2 निकालना है तो r की जगह पे मैं r/2 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ gM डिवाइड बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का gm डिवाइड बाय 2r³ ब्रैकेट, ये बनेगा 3r² माइनस r² बाय 4। ठीक है बच्चों, तो देखना 4 इंटू 3 11, हाँ 12r² और 12r में से एक r जाएगा तो बच्चों ऊपर बनेगा 11r², नीचे बचेगा 4। और बच्चों r² से r³ भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक r हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। तो देखो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का gm डिवाइड बाय r इंटू 11, ठीक है ना, 11 तो यहाँ बचा और 4 2 ज़ा 8, ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास शुरू में। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो भाई बात हो गई शुरू की। अब हमने क्या करा, केविटी बना दी। तो केविटी की वजह से देखते हैं कि फील्ड की, केविटी की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो केविटी जब हमने बना दी तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा वो हमें चेक करना है। सबसे पहले अपन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, केविटी के मास के में और स्फीयर के मास में रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो चलो उसको कैसे अपन यहाँ पे चेक करेंगे। हमें यहाँ पे पता है कि जो स्फीयर है बच्चों उसका मास m है, केविटी के मास को बच्चों में यहाँ पे m डैश मान लेता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे मास ऑफ केविटी। यदि जो स्फीयर का मास है बच्चों इसको लिखूँ मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³। तो केविटी के लिए कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई। केविटी की जो रेडियस है बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ पे r/2, तो ये हो जाएगा r/2 का क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया 4πρ/3 इंटू r³/8, ये मेरे पास आ गई m डैश की वैल्यू। तो आप इन दोनों इक्वेशन से क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो m डैश है वो m/8 के यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, m डैश m/8 के बराबर आ रहा है। चलो भाई हमने मास में रिलेशन निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखना हम क्या करेंगे, ये जो केविटी है इस केविटी के लिए सेंटर पे हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, चलो तो उस केविटी के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा वो देख लेते हैं भाई। उसको बच्चों में बोल देता हूँ v डैश। तो वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बेटा हम यही वाला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे, सिर्फ r को 0 पुट कर देंगे। देखना क्या करना है, हमें r को 0 पुट कर देना है क्योंकि हमें इसके सेंटर पे ही देखना है, तो r 0 हो जाएगा।
जब आर बच्चों यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है, तो बची हुई चीजें हम देखते हैं क्या क्या होगी, देखना। तो बच्चों ये बनेगा माइनस का जी, एम को एम डैश करना है, ठीक है। अब देखना आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट, नीचे एक आर बचेगा, ऊपर 3 बचेगा। तो देखो ऊपर बचा हमारे पास 3, नीचे बचा 2 और आर, ये बचा हमारे पास, देखो ऊपर 3 नीचे 2 और एक आर बचेगा क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। चलो एक बात और ध्यान रखनी, केवीटी की जो रेडियस है बच्चों वो r/2 है, ठीक है भाई। एम डैश भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं और वी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखना 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास माइनस का 3gm/8। एम डैश को मैंने m/8 पुट कर लिया, ये वी डैश की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों देखो हमने क्या निकाल लिया, इस स्फेयर की वजह से केवीटी के सेंटर पे हमने पोटेंशियल निकाल लिया। नाउ हमने केवीटी की वजह से उसी के सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लिया। अब हमें यदि नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो हमारे पास यदि नेट पोटेंशियल हमें देखना है ना, इसको मैं वी डबल डैश बोल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस वी डैश के बराबर हो जाएगा। वी हम निकाल चुके हैं, वी कितना है बच्चों हमारे पास, ये रहा 11/8 gm/r। तो पुट कर देते हैं माइनस का 11/8 इंटू gm/r। ये तो इसके लिए हो गया, माइनस फॉर्मूले का है, एक माइनस और लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3gm/8। क्या कर सकते हैं, gm/8 बच्चों, यहाँ पे एक r भी आएगा है ना, ये r कैंसिल आउट नहीं हुआ है तो ये r और आएगा, तो gm/r मैंने कॉमन ले लिया, क्या बनेगा देखना 3/8 माइनस 11/8, ठीक है। तो देखो 8 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 11 बनेगा माइनस का 8, तो माइनस का 8 डिवाइड बाई 8, तो माइनस साइन हमारे पास आएगा। सो ये हमारे पास आ गया माइनस का gm/r। तो जो पोटेंशियल आएगा केवीटी के सेंटर पे वो कितना होगा, माइनस gm/r होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं, देखना। 4 particles each of mass m and equidistant from each other move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, 4 पार्टिकल है जिनका मास कैपिटल m दिया हुआ है, एक दूसरे से इक्विडिसेंट है ना, बीच में जो डिस्टेंसेस है वो बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इनकी स्पीड कितनी होगी, वो हमें यहाँ पे देखनी है। तो बच्चों देखो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बच्चों कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो चारों पार्टिकल है वो एक दूसरे से इक्विडिसेंट है और इस केस में हमें नेट फोर्स सेंटर की तरफ मिल रहा है, तभी हम यहाँ पे स्पीड निकाल पाएंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये जो सभी पार्टिकल है बच्चों एक दूसरे से क्या है, इक्विडिसेंट है। भाई देख लेते हैं डिस्टेंस दे रखी है क्या, तो नहीं दे रखी, हम हमारे हिसाब से डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं। तो डिस्टेंस मैंने मान ली बच्चों, इनके बीच में डी है, ठीक है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये डिस्टेंस मैंने बच्चों यहाँ पे मान ली, ठीक है। ये इसकी रेडियस है बच्चों, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, तो यहाँ से डी मेरे पास कितना आ गया बच्चों, √2r आ गया, है ना। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2r आ जाएगी, चूंकि भैया 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस से ये आ जाएगी d इज इक्वल टू √2r। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यदि मैं पार्टिकल ले लूँ, कोई भी एक पार्टिकल आप ले सकते हो, मैंने ये पार्टिकल यहाँ पे ले लिया, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। तो इस पार्टिकल पे यदि मैं बात करूँ बच्चों, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, 3 फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। इस फोर्स को बच्चों मैं यहाँ पे वापस F1 बोल रहा हूँ, इस वाले फोर्स को भी मैं F1 बोल रहा हूँ और इस फोर्स को मैं F2 बोल रहा हूँ। भाई दोनों को F1 क्यों बोला, मैंने आपको पहले भी बताया था क्यों बोला, दोनों को F1 मैंने इसलिए यहाँ पे बोला है क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, दोनों का मास सेम है, मास दोनों का m है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों फोर्सेस बराबर आने वाले हैं। साथ ही में बच्चों आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो जब भी दो फोर्सेस 90 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों, F1 √2 है ना, √2 टाइम्स हो जाता है और उसमें हम ये F2 को भी यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यदि मैं सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिखना चाहूँ, F नेट, यदि मैं सेंटर की तरफ लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखना ये आ जाएगा हमारे पास F1 √2 प्लस F2 के बराबर। चलो F1 की वैल्यू लिखते हैं कितनी होगी, तो G कैपिटल M कैपिटल M डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी बच्चों, √2r है ना, तो ये हो जाएगा √2r का होल स्क्वायर और एक √2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस F2 की बात करते हैं। तो बच्चों F2 यहाँ पे कितना होगा, तो F2 किस किस के बीच में लगेगा, इसकी और इसके बीच में लगेगा। इन दोनों के लिए बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी है ना।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम डिवाइड बाय 2r का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है बच्चों, देखना क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर बनेगा √2, नीचे बनेगा 2 प्लस यहाँ बन जाएगा बच्चों 1/4। क्लियर है। अब बच्चों ये जो एफ नेट होगा, ये एफ नेट फोर्स क्या करेगा, इस पार्टिकल को सेंटर की तरफ यहाँ पे हमारे को क्या देगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देगा। साथ ही में ये जो एफ नेट फोर्स होगा बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के भी बराबर होगा, है ना। ये जो फोर्स होगा ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे देगा, तभी आकर के ये रिवॉल्व कर पाएगा। तो इस फोर्स को बच्चों में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर सकता हूँ, दैट इज mv² बाय आर के मैं इसको बराबर कर सकता हूँ। एक मास से एक मास कैंसिल आउट, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल आउट, तो v कितना आ जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे रूट भी लगा रहा हूँ तो देखना √gm, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक r और बचा है हमारे पास। देखो नीचे एलसीएम आ जाएगा बच्चों 4, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा 2√2, इधर आ जाएगा बच्चों 1, इस 4 को मैं बाहर भी ले सकता हूँ, तो v कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, v आ जाएगा मेरे पास 1/2 √gm/r, और यहाँ क्या बनेगा बच्चों 2√2 प्लस ऑफ 1, क्या बन जाएगा 2√2 प्लस ऑफ 1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों, वो इसको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करे थे। किसी और वीडियो में ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे, उसके अंदर हम यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट है, उसी को भी देख लेते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्या इसका मीनिंग है कि आपको स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, किसी चीज़ को शुरू करने के लिए ग्रेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपको ग्रेट बनना है, यदि आपको महान बनना है, तो आपको आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आज ही आपको यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।